हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन देख रहे थे। कुछ 1 से 10 तक क्वेश्चन हो चुका था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आ रहा हूँ। वो 2200 प्लस जो प्लेटफॉर्म का बुक है उसमें से। इसमें 2200 प्लस मैथ का क्वेश्चन है बिहार एसएससी का, जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। उसमें से जो 1 से 10 तक मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। अब जो है यहाँ क्या करवाना है, क्वेश्चन नंबर 11 से कह रहा है कि एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है। ठीक है, एक लड़का है जो मेले में 3 गो स्टॉल पर बारी बारी से जाता है। ठीक, प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है। मतलब एक स्टॉल पर गया तो 1 रुपया प्रवेश शुल्क दिया, फिर इस तरह से दूसरा स्टॉल, फिर तीसरा स्टॉल पर देता है। शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है। मतलब जितना उसके पास था, पहले तो 1 रुपया क्या कर दिया, 1 रुपया पहले स्टॉल में प्रवेश करने के समय दिया, और उसके बाद आधा धन खर्च करता है, खर्च कर देता था रुपया 1 बाहर जाने के लिए। मतलब पहला स्टॉल से जाने के लिए 1 रुपया फिर देता है, फिर दूसरा स्टॉल में आता है, फिर दूसरा स्टॉल में क्या करता है, 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है, फिर आधा खर्च करता है, फिर उससे निकलने के लिए 1 रुपया देता है, फिर आता है तीसरे में, और तीसरे में फिर 1 रुपया प्रवेश के लिए देता है, फिर आधा खर्च करता है, और फिर क्या करता है, 1 रुपया निकलने के लिए देता है। तो कहता है कि उसके पास अंत में उसके पास 3 रुपया शेष बचते हैं। तो उनके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, मतलब फर्स्ट में उसके पास कितना रुपया था, ये पूछ रहा है। इसको हम ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं आप, कि लास्ट में उसके पास कितना रुपया था, 3 रुपया। तो मान लेते हैं कि लास्ट में उसके पास 3 रुपया था, मान के लेते हैं ही। तो लास्ट में उसके पास कितना रुपया था, 3 रुपया। ठीक, यानी कि 1 रुपया वो क्या किया होगा, 1 रुपया वो बाहर निकलते समय दिया होगा। तो एक अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, इसके पास 4 रुपया। 4 रुपया हो, ठीक है, 4 रुपया। अब देखो उल्टा हम चल रहे हैं, ठीक, क्रम से देखिए उल्टा चल रहे हैं कि तीसरा में उसके पास लास्ट में 3 बचता है। 1 रुपया वो दिया था किससे, स्टॉल से, मतलब तीसरा स्टॉल से बाहर निकलने के लिए 1 रुपया दिया, यानी कि उसके पास कितना था, 4 रुपया। अब ये 4 रुपया कैसे आया होगा, तो 4 में 2 से गुना करते हैं, मतलब 8 रुपया रहा होगा, आधा खर्च किया होगा तो बचा 4 रुपया। 4 रुपया के बाद 1 रुपया निकलने में खर्च किया तो बचा कितना रुपया, 3 रुपया। अब 8 रुपया, ठीक है, आधा खर्च करने के पहले, और उसके बाद 1 रुपया वो तो क्या प्रवेश शुल्क दिया होता है, 1 अगर इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो गया इसका, 9। मतलब कह रहा है कि थर्ड के पास कितना था, 9 रुपया था, 1 रुपया दे दिया प्रवेश शुल्क तो बचा 8। 8 का आधा 4 खर्च कर दिया, और उसके बाद 1 बचा 4, 8 का आधा खर्च किया तो बचा 4। 4 में से 1 रुपया जो है वो निकलने के समय दिया तो बचा 3। ये प्रोसेस हो गया। अब यहाँ बचा किसका, कितना रुपया, 9 रुपया। अब 9 रुपया में क्या किया होगा, 9 रुपया में 1 रुपया निकलते समय दिया होगा, मतलब इसके पास कितना रहा होगा, 10 रुपया। ध्यान से देखिएगा, 9 रुपया इसके पास है लास्ट में, मतलब 9 रुपया लास्ट में है, तो यानी 1 रुपया वो क्या दिया होगा, बाहर निकलते समय, दूसरा स्टॉल से बाहर निकलते समय 1 रुपया वो दे दिया होगा। मतलब उसके पास था कितना रुपया, 10 रुपया। 10 रुपया कब आया होगा, जब वो आधा खर्च किया होगा। मतलब अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 20, यानी कि उसके पास अगर 20 रहा होगा तब वो आधा खर्च किया तो बचा कितना, 10। और 10 में से 1 रुपया दिया होगा बाहर निकलते समय तो बचा 9, 20 हो गया। और 20 कब ये हुआ, आधा खर्च करने पर, के पहले 20 था। उसके बाद 1 रुपया जो है दूसरा वाला जब स्टॉल में इंटर कर रहा होगा, मतलब कि प्रवेश शुल्क के रूप में 1 रुपया वो दिया होगा। मतलब 1 रुपया अगर हम करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 21 रुपया। मतलब दूसरा वाला के समय कितना था, 21 रुपया। अब हम 21 रुपया को यहाँ लिखते हैं कि लास्ट में उसके पास 21 रुपया बचा था। अब देखिए 21 में क्या किया होगा, 1 रुपया वो दिया होगा किस, क्या शुल्क का, 1 रुपया दिया होगा वो निकलने का शुल्क, तो इसके पास क्या रहा होगा, 22 रुपया। 22 रुपया में दुगना करेंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, 44 रुपया। क्यों दुगना किया, बताया है कि आधा खर्च करता है, तो इधर में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 44 आता है। मतलब 44 रुपया रहा होगा उसके पास, आधा खर्च कर दिया, मतलब 22 रुपया बचा। 22 रुपया में 1 रुपया दिया होगा निकलने का बाहर, तो इसके पास 21 रुपया बचा। अब यहाँ देखिए 44, अब कह रहा है कि 44 है, इससे पहले 1 रुपया पहला वाला में जब एंट्री किया होगा तो 1 रुपया तो प्रवेश शुल्क दिया होगा भाई, तो हाँ 1 रुपया प्रवेश शुल्क दिया होगा। मतलब इसके पास 44 से कितना रुपया, 45 रुपया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कह सकते हैं इसको ऑप्शन से ही बनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि एक गोलाकार खंभे कि जो 21 मीटर ऊंचा है, एक गोलाकार खंभा है जो 21 मीटर क्या है, ऊंचा है, पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है। लेकिन अगले एक मिनट में कह रहा है कि एक गोलाकार खंभा है जो 21 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए कोई गोलाकार खंभा है, कोई खंभा हो गया,
इस तरह से मान लेते कोई खंभा है इस तरह से, इसका जो ऊंचाई हो गया वो हो गया 21 मीटर। 21 मीटर लंबा कोई गोलाकार खंभा है। 1 मिनट में कोई एक बंदर है जो 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, मतलब पहला का मिनट में 6 मीटर क्या होता है, चढ़ जाता है। लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। मतलब पहला मिनट में अगर 6 मीटर चढ़ा तो जस्ट ही दूसरा का मिनट में क्या होता है कि 3 मीटर क्या आ गया, नीचे आ जाता है, मतलब फिसल जाता है। बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? कह रहा है कि बंदर को चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब कह रहा है कि देखिए ध्यान से सुनिए कि जब 6 मीटर पहला का मिनट में 6 मीटर चढ़ता है तो दूसरा का मिनट में 3 मीटर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। ठीक, लास्ट वाला जो स्टेप होगा, लास्ट वाला जैसे मान लीजिए कि यहाँ 6 मीटर चढ़ा 3 मीटर उतरा, मतलब फिसल गया, फिर 6 मीटर चढ़ा 3 मीटर फिसल गया, फिर 6 मीटर चढ़ा 3 मीटर फिसल गया। लेकिन लास्ट का जो स्टेप होगा जो 6 मीटर होगा वो डायरेक्ट कूद जाएगा जो इस पे, और वो फिसलेगा नहीं। यानी 21 माइनस 6, पहला स्टेप में आपको पहले 21 माइनस क्या कर देना है, 6 कर देना है। मतलब 21 माइनस 6 मीटर, मतलब 15 मीटर ही पहला कूदकाना है, 15 मीटर। अब देखिए 1 मिनट चढ़ने में लगा और पहले दूसरा का मिनट में फिसल जाता है, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा, तो 2 मिनट में आपका जो बंदर चढ़ाई किया 2 मिनट में वो कितना किया, तो 6 मीटर चढ़ा 3 मीटर फिसल गया, तो 3 मीटर न होगा, 3 मीटर हुआ। ठीक, 2 मिनट में कितना चढ़ा, 3 मीटर। तो चढ़ाना कितना है अभी फिलहाल में 15 मीटर। तो अगर हम इधर कितना से गुना कर दे, 5 से गुना कर दे, तो इधर क्या आ जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर आया था तो इधर भी 5 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 मिनट। कितना होगा, यानी 10 मिनट में 15 मीटर चढ़ जाता है। लेकिन अगला मिनट में क्या होता है कि 6 मीटर डायरेक्ट चढ़ के डायरेक्ट ऊपर आ गया, मतलब फिसलने का चांस नहीं है। लास्ट मिनट में वो नहीं फिसलेगा। मतलब अगर 10 मिनट में वो 15 मीटर चला तो एक बार कूदेगा, मतलब 1 मिनट और इसमें हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 11 मिनट। और 11 मिनट में क्या होगा कि 15 मीटर तो ये चढ़ा हुआ है, और लास्ट वाला जो स्टेप करता है वो 6 मीटर सीधे चढ़ जाएगा, उसका फिसलने का कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब 21 मीटर ही पूरा फुलफिल कर गया। तो कितना मिनट में चला, 11 मिनट में। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ कौन वाला, ऑप्शन नंबर बी, 11 मिनट में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि बंदर का वाला जो चढ़ता है, मतलब चढ़ने में जो लगता है समय। चलिए तो आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है। ठीक है, पहला बेटा को कितना मिला, आधा झुंड, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 तथा चौथे को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान क्या है, मतलब कि तदनुसार n का मान कितना होगा, n जो है टोटल गायों की संख्या है, एक किसान अपनी n गायों को बांटता है। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें पहला बेटा, दूसरा, तीसरा और चौथा की बात करें, ठीक है, कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले बेटे को आधा, मतलब कितना 1/2, दूसरे को 1/4 मतलब 1/4, तीसरे को 1/5 पार्ट, ठीक है, मिलता है। और चौथा को जो है 7 गाय नंबर में मिल गया, 7 गाय, यहाँ सब फ्रैक्शन में भी क्या हो गया 7 गाय मिलता है। ठीक, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये जो है फ्रैक्शन में इसको सीधा करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इस सब का तो एलसीएम आएगा 20। क्या आएगा 20, 2, 4 और 5 का एलसीएम आ गया 20। इससे डिवाइड देंगे तो 2 से 20 से 10 बार में 10 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 अनुपात 4 × 20, 5 × 5 अनुपात 5 × 20, 4 × 4। मतलब टोटल कितना है 10, 5, 15, 4, 19 हो रहा है। यहाँ है कितना 20, मतलब 1 यूनिट जो है 1 अनुपात किसको मिल गया, चौथा वाला को। ठीक, आपको समझ में आया होगा कैसे किए हम लोग। तो 4 भाई को बांट दिए, 1, 2, 3, 4 भाई को बांट दिए, पहला को 1/2, दूसरा को 1/4, तीसरा को 1/5 और चौथा को 7 नंबर में मिला। और ये सब फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को सीधा कर लिए, नीचे वाला का एलसीएम ले लिए 20, इससे इसको डिवाइड दिए 10 बार में, ऊपर से गुना हुआ 10, 4 से 20 5 बार में 5 × 5 अनुपात 5 से 20 4 बार में 4 × 4, ये इसका अनुपात निकला 10, 5, 4। यहाँ टोटल कितना है 20, यहाँ कितना रहा है 19, मतलब 1 अनुपात जो है इसको गया है। अब यहाँ 1 अनुपात का वैल्यू कितना दे दिया 7 नंबर में, कितना है 7, अनुपात में कितना है 1, मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 7 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7 रुपया, 7 गाय
7 गाय, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7 गायें। तो यहाँ टोटल बोला है, एन कितना था टोटल कितना था 20 यूनिट माने थे, टोटल कितना था 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा 20 गुना 7, 140 गायें, 140 गाय। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 140। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी 140 गायें टोटल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचता है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे, अब इसे भाजक हो गया, इसको मान लेंगे भाजक, किसको भाग देने पर, तो मतलब 48, 64, 90 और 120। ठीक है, मान लीजिए क्या है कि वो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से भाग देने पर, मतलब ये भाजक हो गया, शेष के रूप में जो है क्या बचता है, तो शेष के रूप में बचता है 38, 54, 80 और 110 क्या बचता है शेष के रूप में। तो इसका क्या निकालना है, वो न्यूनतम संख्या निकालना है। ठीक है, वो न्यूनतम संख्या निकालना है जिसको इस सबसे भाग देने पर शेष इतना 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 बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका अंतर देखेंगे कि सेम है कि नहीं है। देखिए 48 में 38 गया 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी क्या आएगा 10, मतलब अंतर इसका क्या है सेम है। तो अंतर सेम है तो इसका ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए। 48, 64, 90 और 120 का क्या निकालिए एलसीएम। 48, 64, 90 और 120 निकालिए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तो 48 को लिख दीजिए क्या चीज 16 गुना 3 लिख सकते हैं 48। 64 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 90 को क्या लिख सकते हैं 90 को लिख सकते हैं 9 गुना 10, 90 हो जाएगा 9 गुना 10, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 9 गुना 18 25 90 हो गया। और 120 को क्या लिख सकते हैं, तो 120 को लिख सकते हैं 15 8 120, 5 गुने 3 15 गुना 8, ठीक है गुना 8। अब यहां से अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो सबसे पहले तो बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 16 इसमें आ जाएगा, गुना 3 अलग से है तो 3 आ जाएगा, गुना 4 आ जाएगा, 16 गुना 4 ये 4 आ जाएगा, गुना ये वाला 9, 3 आ चुका है तो 9 में से 3 बचा 3 आ जाएगा, गुना 2 में 4 होता है 5 नहीं होता है 5 आ जाएगा, गुना 1 5 इसमें से आया हुआ है 3 आया हुआ है, 8 में 2 गुना 4 होता है तो 1 4 आया है 2 आया हुआ है। मतलब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 16 3 48 गुना 4 3 12 12 25 60, 48 गुना 60, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो 8 6 48 का 8 हासिल 4 6 6 24 है 4 28, मतलब 2880 आ गया। एलसीएम कितना है 2880। अब हम इसको न्यूनतम संख्या निकालने के लिए, वह न्यूनतम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए करते हैं कि एलसीएम माइनस हो जाता है उसका अंतर, कितना डिफरेंस है। तो एलसीएम कितना है 2880 माइनस अंतर कितना का था सब में 10 10 का, तो आंसर क्या आ जाएगा 2870, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2870, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 2870। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। 2870 आपका न्यूनतम संख्या आ गया कि वह बोला था न्यूनतम संख्या निकाली जिसको इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या 2870 आपका आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, अब हम देखिए 1001 को याद कर लीजिएगा। आपकी 1001 को जब आप गुणनखंड करेंगे ना, तो 1001 का जो गुणनखंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 गुना 11 गुना 13 होता है। मतलब 7 गुना 11 गुना अगर 13 आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1001। और वही 385 का अगर कीजिएगा 385 का तो यह आएगा 5 गुना 7 गुना 11। ठीक है, 5 गुना 7 गुना 11। ठीक है, कह कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। ठीक, प्रथम 3 का गुणनफल मतलब ये 3 को गुणनफल करने पर 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल करने पर 1001 आता है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये 4 को कौन कौन हो जाएगा, 3 में ये हो जाएगा 5 7 11 और 13, ये 4 हो गया। 5 7 11 और 13। अब कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम कौन हो जाएगा 5,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी है। 99 से इसमें से कौन सा विभाजित होगा। तो 99 को अगर हम फैक्टराइज कर देंगे तो 99 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 11, 9 गुना 11 लिख सकते हैं। तो यानी जो 9 से कटेगा और 11 से कटेगा वही 99 से क्या होगा, कट जाएगा। तो 9 से कटने का देखते हैं। तो 9 से कटने का नियम होता है कि डिजिटल सम के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं कि मतलब जोड़ के अगर 9 आ जाता है तो क्या हो जाता है, 9 से कटेगा। डिजिटल सम मतलब होता है जोड़ के अगर 9 से कट जाएगा तो ये क्या संख्या 9 से कटेगा। तो 9 से चेक करते हैं। तो यहाँ 7 2 9 ही खत्म हो गया, 6 4 10 में 1 हो गया, 7 1 8, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 1 8 1 9 खत्म हो गया, 8 3 11, 11 का क्या होगा 2, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इधर चलते हैं, ये हो गया 7 1 8 1 9, ये खत्म, 8 2 10, 10 में 1 और 0 के जोड़ेंगे तो 1 होगा, ये भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 9, ये खत्म, 5 5 10 का 1, 5 5 10 मतलब 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 8 इधर से, तो 8 1 क्या हो गया 9। तो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 11 से भी आप चेक कर सकते हैं, आप कर लीजिए 11 से चेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों में अवरोही घटते क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा बिंदु चौथा नंबर पर होगा। मतलब घटते हुए क्रम में लाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो एक तो यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं, इस तरह से क्रॉस गुना करके 7 चौक 28, 6 5 30, मतलब ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो इस तरह से कंपेयर करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे यहाँ 4 बटा क्या है 5 है, 6/7 है, 2/9 है, 9/11 है और 3 क्या है 8 है। इसका क्या लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेंगे नीचे वाला का, तो यहाँ से ले जाइए आप क्या चीज, 8 है, यहाँ से आप लग सकते हैं 5 को, 5 गुना, यहाँ से ले आइए 7 को, 7 गुना, यहाँ से ले आइए 9 को गुना, ये हो जाएगा गुना 11 गुना 8 है। तो 8 में क्या होगा 8 का, फिर यहाँ 8 2 गुना 4 करेंगे तो यहाँ 8 है, 8 का 8 ले आइए, इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई बात नहीं है। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, 7 5 35, 35 गुना 9 गुना 11 88, ठीक है। 35 में 88 अगर हम गुना करते हैं तो 88 गुना अगर हम 35 करते हैं, जुड़ा हासिल 440 गुना, तो इसके 4 हासिल 2 0, 30 80, 30 80 इसको गुना करने पर 30 80 अब गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 0 9, 72 का 2 हासिल 7, ये 7 9 3 27, मतलब 27 72 9 इसका एलसीएम आ रहा है ये। अब इसको हम 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा ऊपर क्या आएगा, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर आएगा 7 गुना 9 गुना 11 गुना 8, ठीक है। इसको गुना करते हैं 7 से 7 कट जाएगा तो होगा, इसमें आएगा 5 गुना 9 गुना 11 गुना 8, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसमें आएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 8, ठीक है। 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 9 गुना 8, और लास्ट वाला में 8 से डिवाइड होता है तो ये आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, ठीक है। 5 7 9 और 11, इसको गुना करेंगे 11 99 8 7 56, 56 गुना 99, इसको करेंगे तो 55 गुना 72, इसको गुना करेंगे तो 55 गुना 56, इसको गुना करेंगे तो 45 गुना 56, और इसको गुना करेंगे तो 45 गुना 77। अब इसमें देख सकते हैं कि बड़ा छोटा कौन है, उसके अनुसार क्या कर दीजिए आप, उसके अनुसार आप बना लीजिए कौन बड़ा छोटा करके इसको अनुसार बना सकते हैं। दूसरा है कि आप कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे यहाँ 4/5 और 6/7 में कौन बड़ा है छोटा है, तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, क्रॉस गुना पर 6 बजे 30 हो जाएगा, मतलब ये छोटा ही बड़ा है। तो 4/5 को इधर लिख दीजिए और 6/7 को इधर लिख दीजिए, ये बड़ा है,
ठीक, घटते क्रम में लिखना है, बाद बाद में देखेंगे कि बड़ा है ये छोटा है। ठीक, उसके बाद 4/5 और 2/9 को कंपेयर कर दीजिए। 4/5 और 2/9 को, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 5 दूना 10, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, 5 दूना 10, तो ये छोटा है तो इसको और इधर लिख दीजिए 2/9, ये बड़ा हो गया। उसके बाद 4/5 को कर दिए कंपेयर 9/11 से, 4/5 को 9/11 से, 11 चौक 44 और 9 पर से 45, मतलब ये छोटा ही बड़ा है 9/11। अब 9/11 को कंपेयर कीजिए 6/7 से, 9/11 और 6/7, 963, 11 छक 66, 66, तो ये बड़ा है, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं 9/11। ठीक, उसके बाद कौन है 3/8, तो 3/8 6/7 से कंपेयर कीजिए, 6/7 और 3/8, 8 छक 48, 17 21, ये छोटा है 6/7 से। 4/5 से कंपेयर कीजिए 3/8 को, तो 4/5 और 3/8, 8 चौक 32 और 5 दिए 15, तब पर ये छोटा है, 8 चौक 32 15, ये छोटा है। 2/9 से कंपेयर कीजिए तो 2/9 और 3/8, 8 दूनी 16, 9 तिया 27, ये छोटा है, मतलब 3/8 यहाँ आ रहा है। 1 2 3 4 5 हो गया, वहाँ क्या है 1 2 3 4 5 हो गया, और यहाँ 2/9 आया, उसके बाद क्या है 3/5, इस तरह से कर सकते हैं। तो आया 2/9, उसके बाद आया 3/5, उसके बाद आया 3/8, उसके बाद आया 4/5, ठीक है, उसके बाद आया 9/11, उसके बाद आया 6/7। ठीक, अब ये इस तरह से ये बड़ी में है, मतलब आरोही में है, इसको घटते क्रम में करना है, तो 6/7 पहले आ जाएगा। ठीक, उल्टा कर देंगे तो उल्टा दिशा में, उसके बाद आएगा 9/11, उसके बाद आएगा 4/5, उसके बाद आएगा 3/8, उसके बाद आएगा 2/9। ठीक, तो आंसर क्या बोल रहा है कि क्रमबद्ध करने में इनमें से कौन सा भी चौथा होगा। चौथा तो 3/8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। हेलो दोस्तों, आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। पूरी यात्रा कितने किलोमीटर का है, कहा कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा रेल द्वारा, मतलब है कि ट्रेन द्वारा जो है, ट्रेन द्वारा और क्या किया, कार द्वारा, और कह सकते हैं कि पैर द्वारा, फुट बाई लेग, पैर द्वारा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2/15 भाग, 15वां भाग, यहाँ पे क्या किया 9/20वां भाग कार द्वारा, और शेष जो है 10 किलोमीटर क्या चलता है पैदल। अब यहाँ तो किलोमीटर में दे दिया, यहाँ क्या दिया फ्रैक्शन में, तो इसका टोटल नापेंगे, मान लेते हैं कि टोटल इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम जो होगा इसका टोटल किलोमीटर मान लेते हैं, तो 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 इसका क्या आता मान लीजिए कि टोटल कि उसकी पूरी यात्रा 60 मान लीजिए। ठीक, कि एक अपनी अपनी कुल यात्रा जो है करता है 60 करता है। अब 60 में 15 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना बार में, 4 बार में, 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा अनुपात 8 हो गया। ये कितना अनुपात हुआ, तो 20 से 60 कितना, 3 बार में 9 कितना हो गया 27। ठीक, 27। अब यहाँ 8 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 35, 35 टोटल है कितना 60, तो 35 उसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, तो कितना बचेगा 25, यानी 25 अनुपात किसका है, इसका है। ठीक, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, फिर से करते हैं एक बार कि ट्रेन द्वारा 2/15, कार द्वारा 9/20, फुट द्वारा 10 किलोमीटर, यहाँ तो किलोमीटर में दिया लेकिन यहाँ क्या चीज है फ्रैक्शन में दिया, तो इसका टोटल हम एलसीएम मान लेते हैं कि 15-20 का एलसीएम कितना हो गया 60। अब 15 चौका 60, 4 दूनी कितना 8 अनुपात, 20 दिया 60, 9 दिया 27 अनुपात। अब टोटल जो है 60 माने हुए, लेकिन यहाँ 8 और 27 को जोड़ के कितना हो रहा है सिर्फ 35 हो रहा है, तो 60 में से 35 हटाएंगे तो 25, जो बच गया वो किसका था लेग द्वारा। अब कह रहा है कि 25 अनुपात का वैल्यू कितना है 10 किलोमीटर, अनुपात 25 का वैल्यू, मतलब 25 का वैल्यू जो है वो कितना है 10 किलोमीटर। अब क्या कह रहा था कि पैदल चलकर एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है,
तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर है। तो पूरी यात्रा कितना है, टोटल तो 60 किलोमीटर है, तो 60 का निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अगर 25 का 10 किलोमीटर है तो अगर हम 5 से भाग करते हैं, 5 से इधर भाग करते हैं, तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इधर भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। कितना होगा, 2 किलोमीटर। अब हमको जाना है कितना पर, 60 पर, तो फिर इसको कितना से गुना कर दिए, 12 से, तो ये कितना हो गया 60। यहाँ ये कितना से गुना करना होगा, 12 से, मतलब क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर। तो पूरा जो है वो दूरी तय करेगा कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या किए तो अनुपात यहाँ ले लिए, 15-20 का एलसीएम लेके यहाँ 60 और यहाँ रेशियो ले लिया, 8:27 आया। इसका कितना 25, तभी जोड़ के कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब कह रहा था कि 25 जो अनुपात है वो 10 किलोमीटर के बराबर है, तो 25 यूनिट 10 के बराबर, तो इसको 5 से डिवाइड कर दे, 5 यूनिट किसके बराबर, 2 के बराबर। तो 12 से भाग दिए तो 12 से गुना कर दिए तो 60 पहुंच गया, और 60 मतलब मेरा टोटल था, तो टोटल निकालने के लिए 12 से इधर किए गुना, तो 24 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाग के एक सवाल में गुणक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल जो है का 5 गुना है। यदि शेषफल, अब गुणक मतलब क्या होता है, तो गुणक मतलब हो गया आपका भाजक। गुणक मतलब क्या हुआ, भाजक। जो गुणक हुआ क्या होता है, भाजक ही होता है। कह रहा है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 16 है तो भाज्य कितना है। तो फॉर्मूला एक हम लोग जानते हैं, क्या एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। अब कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि यदि शेषफल 16 है, 16 ही है ना, हाँ बोला है कि शेषफल 46 है। शेषफल जो है आपका 46 बोला है, 46 है। ठीक, भाग के एक सवाल में जो गुणक है वो भागफल का 10 गुना है तो शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है, भाज्य पूछ रहा है कि कितना है। तो अब देखिए शेषफल कितना बोला है 46, तो इसके नीचे 46 लिख दिया। अब कह रहा है कि भाग के एक सवाल में भाजक जो है भागफल का 10 गुना, तो भागफल का 10 गुना होगा। ठीक, तथा शेषफल का 5 गुना है। अब शेषफल का अगर हम 5 गुना करते हैं, भाजक है तो 46 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 230। तो भाजक कितना आ गया 230, क्योंकि ये बोला है कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना, और भागफल का 10 गुना है। तो 23 रखेंगे तब ना 10 गुना क्या होगा 230 होगा। 23 यहाँ रखेंगे तब ना 10 से गुना होगा तो 230 होगा, यहाँ प्लस हो गया, मतलब ये आ गया इसका 10 गुना, समझ में आ गया। और इसका शेषफल का 5 गुना और भागफल का 10 गुना, तो इसे गुना करेंगे तो 23 गुना 23 हो जाएगा 529 पर 0। ठीक है, अब प्लस में इसको जोड़ देंगे 46, तो हो जाएगा आंसर 5336 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका 5336 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5336। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मतलब वह छोटी संख्या कौन सी है कि जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन हो। मतलब कि 675 अभी एक पूर्ण घन नहीं है। कह रहा है कि 675 में, ये वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 675 में जैसे ही गुना करे तो वो पूर्ण घन निकाले। पूर्ण घन क्या होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 3 गो में से एगो निकलता है। तो 675 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं 675 को, तो क्या होगा, ऐसे हम गुणनखंड करते हैं 675 को, यहाँ के किसे लगा 7 6 13 15, 3 से लगेगा 3 दूना 6, 3 9 6, 1 3 5 15 हो गया 225। अब लगा दी किससे 5 से, तो 5 चौक 20 बचा 5 चौक 20, 25 बचा 25, इसमें बार में। अब 3 से इसको लगा दिए कितना बार में 15 बार में, फिर इसको लगा दिए 3 से 5 बार में, फिर 5 लगा दिए 1 बार में। मतलब 3 कितने बार आया 3 बार आ गया, यहाँ 3 1 बार, यहाँ 3, यहाँ 3 बार, यहाँ 5 कितना बार आया है 2 बार आ रहा है। मतलब 1 बार और आना चाहिए 5, तब ये पूर्ण घन हो जाएगा। मतलब 675 में जैसे 1 को 5 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन होगा। मतलब
1,5 इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कि तो जैसे ही 675 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो वो जो नंबर है वो पूर्ण घन होगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका करेक्ट। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हो जाएगा 1 से 30 तक क्वेश्चन हो जाएगा, जो मैंने बिहार एसएससी को लेकर बना रहा हूँ। बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म बुक जो रुक्मणी प्रकाशन का होता है, जिसमें 2200 प्लस क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है, और सभी प्रीवियस ईयर है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।